नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए उषा महाजन जी की एक और कहानी एंटीक लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी एंटीक। दुपट्टे के छोर से आंखों को बार बार रगड़ती धुंधलाई नज़रों से वे गोगी की गाड़ी को सड़क के छोर पर दृष्टि से ओझल होती हुई देखती रहीं। फिर अचानक ही तेज़ी से पीछे मुड़ी और कमरे में दाखिल हो अपनी स्टील की अलमारी तक पहुंची। आंखों में बरबस उमड़ते आ रहे आंसुओं को उन्होंने एक बार फिर पोंछा और अलमारी के पल्ले खोले, फिर लॉकर के पिछले 32 बरसों से कागज़ की अनगिनत तहों में लपेटी सहेजी लॉकर के अंधेरे कोने में बड़ी सफाई से छुपा कर रखी अतीत की उस इकलौती निशानी को उन्होंने बाहर निकाल लिया। हाथ की अंजुल में भर उसे आंखों से चूमती वे पलंग की पाटी पर निढाल सी बैठ गईं। कांपते हाथों से उन्होंने एक एक कर कागज़ की परतें उघाड़ी। पीला पड़ा कागज़ वर्षों के कारावास के चलते भुरभुरा हो चुका था, लेकिन उसके भीतर छिपी रखी अंगूठी अब भी वैसी की वैसी ही धरी थी, चमचमाती ठीक वैसी ही जैसी दिवाकर जी ने उसकी हथेली पर उस कालजयी क्षण में रखी थी और अपने दोनों हाथों से उसकी मुट्ठी के बीच भींच दी थी। नहीं, वे बरबस बुदबुदाई, नहीं, इसे कभी नहीं बेचना है, कभी नहीं। वैसे तो पिछले 32 सालों में न जाने कितनी बार लॉकर को खोला था और टोह कर देखा था। उन्होंने कोने में छिपी रखी इस अंगूठी को कि कहीं किसी की नज़र तो नहीं पड़ी इस पर। हमेशा यही धक धक लगी रहती कि कहीं अज्जी न देख ले इसे। कभी कहीं उनकी नज़र पड़ गई इस पर तो पूछने लगे तो क्या सफाई देगी इस कि क्यों इस तरह छिपा कर रख रखी है उन्होंने ये मर्दाना अंगूठी। हर वक्त एक बेताबी सी पीछा करती रहती कि कहीं ठिकाने लगा दें इसको, बेच बाच कर क्यों न हमेशा के लिए मुक्त हो ले इस जी के जंजाल से। आखिर अपने साथ लाई ही क्यों थी वो इसे मायके से। लेकिन फिर एक दबी छुपी सी सुगबुगाहट, मत दूर करो इसे अपने आप से, बना रहने दो यहीं कहीं अपने आसपास ही। आखिर ये निशानी थी कुछ उन अनमोल क्षणों की जो जीवन में कभी कभार भूले भटके से ही आ जाते हैं, बार बार नहीं। और बेबस हो जाती कभी कभी। वैसे भी इंसान की फितरत भी तो कुछ ऐसी है कि पुरानी चीज़ों से मुंह छूटता ही नहीं, बल्कि जो जितना पुराना हुआ वो उतना ही बेशकीमती। पुराने सिक्के हों, इमारतें हों या फिर अपने अतीत की यादें ही। फिर भी वे सचमुच मुक्त होना चाहती थी इस दिन रात की पहरेदारी से। बहरहाल इसे बेचने की हिम्मत वे कभी जुटा ना पाई, बल्कि एक पर्याय ढूंढ निकाला था उन्होंने, इसे अपने करीब रखकर भी इसके स्वामित्व की जिम्मेदारी से मुक्त होने का। उन्होंने सोच लिया था कि अपनी बेटी गोगी की शादी पर उसके वर को शगुन के रूप में यही अंगूठी दे देगी। बस नाप की निकलेगी गोगी के दूल्हे की उंगली के। ना भी होगी तो सुनार छोटी बड़ी कर देते हैं अंगूठियों को। अज्जी को पता भी नहीं चलेगा कि ये उनके पास बरसों से सहेजी धरी थी। वे ना कभी उसके साथ कहीं खरीदारी को गए, न उनके किसी कपड़े गहने को कभी उन्होंने रुचि से देखा। बस जितना रुपया पैसा मांगा दे दिया। वे कैसे खर्च करती हैं, कहाँ करती हैं, उन्होंने कभी ये भी नहीं पूछा। इसलिए नहीं कि वे बहुत उदार मना थे, बल्कि इसलिए शायद कि वे रुपए पैसे से ही संतुष्ट रहें तो उनके समय और सहयोग का हिसाब नहीं मांगेगी। उनके दिन रात कैसे बीतते थे, वे बच्ची को कैसे पाल रही थी, इसकी उन्हें क्या फिक्र थी। उनके लिए तो महत्वपूर्ण था उनका लेखन, उनकी किताबें, उनकी अपनी रुचियाँ, उनका अपना अलग ही परिवेश। उसमें कोई दखल न दे, उनके समय में कोई हिस्सा ना मांगे तो उन्हें क्या, कोई जो भी करता रहे। और वे नाह की आशंकित रहती थी। अज्जी को क्या पड़ी थी उनकी अलमारी खोलने की और लॉकर के कोने में झांकने की। काश वे ऐसे ना होते। वे ऐसे ना होते तो क्या गोगी के साथ ऐसा हुआ होता। आए दिसंबर को लड़की पूरे 19 साल की हो जाएगी। न जाने पिछले साल कितने सालों से वे उसके संभावित दूल्हों की उंगलियों के नाप लेती रही थी। बचपन से लेकर अब तक क्या निश्चिंत होकर जीने दिया था उन्हें इस लड़की ने। अभी स्कूल में ही थी कि उसका दिमाग चकराने लगा था। ये सब बड़े शहरों के बड़े स्कूलों में ही हो सकता था कि लड़के लड़कियां बातें करते करते एक दूसरे के गाल नोचें, बात बेबात गले में बाहें डाल दें। अपने बचपन और कैशोर्य में तो उन्होंने ऐसे खुलेपन की कल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी से उंगली भी छू जाती तो दिनों तक मन में सिहरन बनी रहती, लगता कुछ असहज तो नहीं हो गया। और यहाँ साथ पढ़ते
थे तो क्या इतनी आज़ादी मनाने लगे कि आधी आधी रात तक पार्टियों से न लौटे? बिना किसी अध्यापक अभिभावक के अकेली लड़कियां लड़कों के साथ शिमला मसूरी घूमने जाने की जिद करती रहें। अज्जी से क्या शिकायत करती? कहती तो उनका बस एक जवाब होता, तुम ही तो चाहती थी लड़की को इस जाने माने कोएड स्कूल में पढ़ाना। चाहा तो उन्होंने ही था, पर क्या इसलिए कि आए दिन सुनने को मिले कि इस स्कूल की अमुक कक्षा की अमुक लड़की किसी सहपाठी के साथ स्कूल के टॉयलेट में आपत्तिजनक मुद्रा में पकड़ी गई, कि इस स्कूल की फला फला लड़की मेरी स्टॉप्स क्लिनिक में दूसरी बार गर्भपात कराने के लिए गई थी, या कि इसलिए कि सुनने को मिले यहाँ की लड़के लड़कियाँ अक्सर कक्षाएं बंक कर प्रिया सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पिछवाड़े की किसी दुकान पर अपने बस्ते जमा करते हैं और कपड़े बदलकर सिगरेट के कश लगाते एक दूसरे की कमर में बाहें डाले नीरू लॉज और मैकडोनाल्ड के सामने डोलते रहते हैं, वयस्क फिल्में देखते हैं और शाम को घर लौटकर मॉम डैड को बताते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर रहे थे या ट्यूशन के लिए गए थे। और मॉम डैड इनके विश्वास करने वाले, उनके पास भी वक्त कहाँ था कि उनकी बातों की तह में जाते या कोई तहकीकात ही करते कि देखे कहीं बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे हैं। अपनी सहूलियत को आंखें मूंदना उनके हक में भी जाता था, लेकिन वे तो वैसी नहीं थी। पूरे तन मन से पाला था उन्होंने गोगी को, उसकी हर सहूलियत हर ज़रूरत के लिए हमेशा उपलब्ध रही। चाहती तो अज्जी के तमाम संपर्कों का फ़ायदा उठाकर वे भी मौज मस्ती तो कर ही सकती थी, पर गोगी को अकेला छोड़कर अपनी खुशी के लिए वे कभी घर से गैर हाजिर नहीं रही। उसके सहज और समुचित विकास के लिए उन्होंने पूरी शिद्दत से अपने भीतर की माँ को उसका दोस्त बनाया। वे गोगी से सब तरह की बातें करती, उसकी हर जिज्ञासा का जवाब देती, चाहे वो यौन से संबंधित होती या दुनियादारी से। और उनकी गोगी भी तो वैसी नहीं थी कि दूसरे बच्चों की तरह उनसे कुछ छुपाती। स्कूल में जो भी घटित होता घर लौटते ही उन्हें सब बताने बैठ जाती। किन लड़कियों और लड़कों से उसकी दोस्ती थी वे सब जानती थी। मोहित उसका ख़ास दोस्त था वे ये भी जानती थी, बल्कि मोहित तो खुद उन्हें भी पसंद था। देर रात तक चलने वाली पार्टियों में वे गोगी को तभी जाने देती जब मोहित भी साथ होता। गोगी उससे फ़ोन पर घंटों बातें करती रहती, तब भी वे उसे नहीं टोकती, बल्कि बेखुद उन दोनों को लेकर न जाने क्या क्या सपने बुनने लगती थी। यहाँ तक कि कई बार वे ये भी सोच चुकी थी कि लॉकर से अंगूठी निकाल कर देख ही लें कि मोहित की उंगली में। वे भी कितनी दूर की सोचने लगी थी। अभी तो बच्चों के स्कूल फाइनल का ही इम्तिहान दिया था। गोगी ने बेहद अच्छा किया था परीक्षा में, तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी निकल गई थी। मेधावी लड़की थी। दिल्ली के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ही तो प्रवेश नहीं मिल गया था उसे, और उसके साथ ही शुरू हो गई थी उसकी एक अलग ही दुनिया जिसमें झांक पाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं होता जा रहा था। मॉम, तुम क्या मेरे साथ 24 घंटे रह सकती हो? नहीं ना? देन गिव मी सम फ्रीडम। प्लीज़ फ़ोन कर कर के मेरे क्लासमेट्स के यहाँ मत पूछती रहा करो कि मैं कहाँ हूँ। ये स्कूल नहीं है कि सब काम रूटीन से हों। हमें कॉलेज से बहुत जगह जाना पड़ता है, कई बार साइट्स पर जाना पड़ता है। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कमरों में बैठे बैठे नहीं होती। हाँ, कभी कभी मस्ती करने भी जाते हैं, आखिर इतनी टफ पढ़ाई है। दिन भर खटने के बाद वी नीड ए ब्रेक। कॉन्ट वी गो आउट फॉर ए लिटिल फन? वे सकुचाते हुए पूछती, मोहित भी साथ होता है? डोंट बी क्रेजी माँ, मोहित कैसे होगा मेरे साथ? वो तो बीए कर रहा है ईस्ट दिल्ली के किसी कॉलेज से। वे हैरान। गोगी के सर में मोहित के लिए उपेक्षा का भाव, सिर्फ इसलिए कि वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं निकल पाया था और अब एक सामान्य से कॉलेज से बीए कर रहा था। आंटी, आपने उसे बताया नहीं कि मैंने रिंग किया था? अच्छा, देर से लौटी, सो रही है? उठा दीजिए ना प्लीज़, कहिए कि मैंने रिंग किया है। देखती हूँ, शायद घर पर नहीं है, फिर कहीं चली गई होगी। वे क्या कहती कि गोगी को अब उसमें या उसके फ़ोन कॉल्स में कोई दिलचस्पी रही ही नहीं। गोगी के मन में क्या चल रहा था वे नहीं जानती थी, लेकिन इस तरह उसका उच्छृंखल होते जाना कि किस वक्त कहाँ है, किसके साथ है, उन्हें कुछ खबर ही ना हो, और इस तरह मोहित को डिच करना, वे पूछेंगी ज़रूर उससे। और हिम्मत जुटाकर पूछ ही बैठी थी वे, मोहित तेरा पहला प्यार था, उसे यूँ? गोगी मानो आसमान से ही गिरी। माँ से ऐसे खुलेपन की प्रत्याशा शायद उसे नहीं थी, और अपने जीवन के निजत्व में इस तरह का अनाधिकार हस्तक्षेप।
वो भड़क उठी थी। माँ प्लीज़ आप मेरे मामलों में ना आए। और ये पहला प्यार, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, ये सब आपके ज़माने में होता होगा। अब ये सब आउटडेटेड बातें हो गई हैं। मेरी ज़िंदगी मोहित के लिए ठहर नहीं सकती। मेरी पढ़ाई ऐसी है, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि अगले पल मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कहाँ होंगी। आप तो जानती हैं माँ, आजकल हर कुछ कितनी तेज़ी से बदल रहा है। आई हैव टू कीप पेस विद ऑल दैट। मेरे पास वक्त ही कहाँ है कि मोहित को फ़ोन करती रहूँ, और फिर वो समझेगा कैसे। उसकी और मेरी पढ़ाई की दिशाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वे समझ गई थी उसके पास अब मोहित के लिए वक्त नहीं था। जो था वो उन तमाम सहपाठियों के लिए था जिन्हें लेकर वो कभी कभी अचानक घर भी पहुंच जाती थी, और फिर सबके सब उसके कमरे में बंद हो जाते। कर्णभेदी पाश्चात्य संगीत से घर की दीवारें कांपने लगती। ये तो नहीं था कि उन्हें उसके मित्रों का यूँ घर आना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सब कुछ होना तो आखिर मर्यादा के भीतर ही चाहिए ना। वे चाहती थी कि बच्चे आते, उनसे मिलते, बातें करते, वे उन्हें कुछ खिलाती पिलाती। उम्र की दूरी थी, वे जानती थी, पर इतनी भी नहीं कि वे उनकी बातें ही ना समझे। एक बार कुछ खाने पीने को देने के लिए उनका भिड़ा दरवाज़ा खोला। वे भीतर दाखिल हो ली। लड़के लड़कियां सब गोगी के पलंग पर एक दूसरे पर टांग बाहें फैलाए मस्त पड़े संगीत का आनंद ले रहे थे, और गोगी बदलने के लिए दूसरा सीडी ढूंढ रही थी। वे उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया करते, इससे पहले ही वे ट्रे रखकर उल्टे पांव कमरे से बाहर निकल आई। फिर भी उनके जाने के बाद गोगी से जवाब तलब करते उन्होंने अपनी आवाज़ संयत ही रखी। बेटा, तुम्हारी ये फ्रेंड्स एक दूसरे पर कैसे बातें करो, मिलो बैठो, लेकिन एक दूसरे को छूना छुआना। गोगी की आंखों में स्पष्ट सी खीज उभर आई। माँ प्लीज़, आप किस दुनिया में जी रही हैं? हम लोग साथ पढ़ते हैं, दिन भर साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ घूमने फिरने जाते हैं। हम एक दूसरे के जेंडर के बारे में नहीं सोचते कि कौन लड़का है और कौन लड़की। हम लोग मस्तिष्क के स्तर पर कम्युनिकेट करते हैं आपस में, माइंड के लेवल पर, समझिए आप। फिर शरीर की दूरी, फिजिकल डिस्टेंस भी क्यों रखें? क्या किसी के छूने से ही कुछ हो जाता है? हमारी रजामंदी के बिना क्या कोई हमारे शरीर का फ़ायदा उठा सकता है? और अगर हम अपने शरीर का आनंद उठाना चाहें तो हमें कौन रोक सकता है? आफ्टर ऑल माँ, ये हमारा शरीर है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। हम इसका चाहे जैसे भी इस्तेमाल करें, ये हमारा अपना फैसला होना चाहिए। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी माँ, आपको इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। आत्मविश्वास से भरी 19 साल की अपनी ही जाई इस अनजानी सी नई औरत को वे एक टकटकी लगाते हुए देखने लगी, अचरज और अविश्वास से। औरत का अपने शरीर पर अपना अधिकार? इन 32 वर्षों के वैवाहिक जीवन और उससे पहले के उन 20 सालों के कुंवारेपन में क्या एक बार भी कभी उनके दिलो दिमाग में ये कौंधा था कि उनके देह पर सिर्फ उनका अपना ही हक था, उनके माता पिता अथवा पति का नहीं? कौंधता तो क्या वे दिवाकर जी की उस सीख को वैसे ही स्वीकार कर लेती कि मणि दीवानी न बनो, तुम्हें पति गृह में जाना है, पवित्र कुमारी, मैं ऐसा नीच नहीं कि तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाकर तुम्हें कलंकित कर दूँ जीवन भर के लिए। वे फिर भी जिद पर अड़ी रही थी। मुझे आपकी निशानी चाहिए, आपको पा नहीं सकती जानती हूँ, मेरे साथ जो होगा भुगत लूँगी, पर उस रूप में आप तो मेरे साथ रहेंगे हमेशा। बेतहाशा चूमती अपने से लिपटी उन्हें दिवाकर जी ने किसी बच्चे सा सहलाया था। मणि, ये पागलपन होगा, मैं शादीशुदा हूँ। बेशक मेरी पत्नी बीमार है, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भला नहीं, मेरा प्रेम झूठा नहीं था, उस पर सचमुच मैंने तुम्हें चाहा था और शायद जीवन भर चाहता रहूँगा। प्रेम का केवल एक ही रूप तो नहीं होता पगली। और उन्होंने स्वयं से उसे अलग कर उनका हाथ पकड़ हथेली ऊपर कर दी। पलक झपकते ही अपने बाएं हाथ की उंगली से अंगूठी निकाल उसकी हथेली पर धरी और अपने दोनों हाथों से उनकी मुट्ठी भींचते हुए, तुम्हें निशानी ही चाहिए ना मेरी, इसे रख लो अपने पास। जब कभी मेरी याद आए देख लेना इसे और समझ लेना कि और कोई है कहीं जो हमेशा तुम्हें, हमेशा, हाँ, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई ज़रूर होना चाहिए जो हमेशा याद दिलाता रहे कि वो उसे बहुत बहुत प्यार करता है, चाहे वो साथ है या दूर है। इंसान के लिए प्यार की सुरक्षा से बड़ा कवच नहीं होता जो उसे ज़िंदगी के तूफ़ानी हमलों से बचाता रहे। और उनकी ये गोगी, प्यार की कोई अहमियत ही नहीं है आज की इस पीढ़ी की ज़िंदगी में।
सारी भावनाएं सारी कोमलता पाने और खोने की आपाधापी में बह गई लगती है। वे समझ नहीं पाती आखिर इन लोगों के आपसी रिश्तों का आधार क्या है। ये कैसे संबंधों में जी रहे हैं आज के बच्चे कि अब बने और तब टूटे, शर्तों और परिस्थितियों के लय पर। आज की इस पीढ़ी के लिए क्या कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा बनकर ठहर सकता है? ऐसी प्रत्याशा ही करना क्या उनकी मूर्खता नहीं थी? गोगी आखिर क्यों बंधी रहती मोहित के साथ, जिसके साथ अब वो मानसिक स्तर पर इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रही थी? खैर, मोहित ना सही किसी के साथ तो बनती। अब तक पढ़ाई लिखाई पूरी हुई सालों हो गए, अब तो नौकरी करते भी 5 साल होने को आए थे। साथ काम करने वालों में भी नहीं जचा इसे कोई। उन्हें कभी कभी बड़ी धक धक सी लगी रहती, गोगी की ज़िंदगी में कहीं हमेशा हमेशा के लिए सूनी ही न रह जाए, कोई तो हो। और गोगी थी कि बिभर पड़ती उनकी बातों से। 1000 बार समझा चुकी थी उन्हें कि उसे किसी मर्द की उंगली के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। आखिर क्यों परेशान थी माँ उसके लिए? अज्जी के साल भर में जो कमाई नहीं थी वो उसके महीने भर की आमदनी थी। बड़ी नौकरी थी, गाड़ी थी, दोस्त यार थे उसके। दिन भर दफ्तर के कामों में, शाम मित्रों या किसी न किसी कार्यक्रम में। इस पर पढ़ने लिखने का ऐसा शौक कि रात के 12 बजे भी घर लौटे तो 2-4 पन्ने किसी मनपसंद किताब के पढ़े बिना सो ही नहीं पाती थी। अकेलेपन या उदासी के लिए जगह ही कहाँ थी उसकी ज़िंदगी में। और माँ थी कि बस एक ही रट, शादी कर लो, शादी कर लो। अब उस दिन हद हो गई। गोगी ऐसे चीख चिल्ला पड़ी, ऐसे चीख चिल्लाकर लड़ी माँ से, शादी शादी शादी। आपने कैसे सोच लिया कि आपके कहने से ही मैं शादी कर लूँगी? मैं कोई बूढ़ी तो नहीं हो गई? कोई ना कोई तो मिलता ही मेरे मन का मुताबिक मुझे तो बता देती है आपको। लेकिन आपने तो मेरे लिए वैवाहिक विज्ञापन भी दे डाला। आपने क्या सोच कर किया ये? आवेश में गोगी की मुट्ठियाँ भिंच आई थी। माँ, आई टेल यू इट्स ह्यूमिलेटिंग, अटरली ह्यूमिलेटिंग। एकदम इमोरल, अनैतिक है ये अरेंज शादियों की कॉन्सेप्ट। अचानक ही किसी अजनबी के साथ बन जाया जाए क्योंकि माँ बाप के लिए आपके विवाह की उम्र हो गई हो। किसी निपट अजनबी को अपनी देह सौंपनी पड़े जिसे आप ढंग से जानते भी नहीं। माँ, ऐसे तो आप मेरे मित्रों के साथ मेरे घूमने फिरने पर आपत्ति करती रहीं और अब विज्ञापन देकर किसी निपट अजनबी को ये अधिकार देना चाहती हैं कि लो, ये मेरी बेटी है, भोगो इसे। ऐसी शादियाँ सिर्फ आप ही कर सकती थीं या नानी माँ। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपका ये कहना नहीं मान सकती। तो फिर खुद ढूंढ अपने मन मुताबिक कोई, जल्दी से। आखिर कब तक? बेबी बिभर पड़ी थी। आप नहीं समझेंगी, मैं कोई मर्द के लिए मरी नहीं जा रही जो ढूंढने निकलूं। आई विल वेट फॉर माई राइट मैन। तो ये थी इसकी नैतिकता और ये था इसका राइट मैन, काला कलूटा विधर्मी। साल भर से सिर्फ मेहमान की तरह आ रही थी गोगी घर पर, उसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहने लगी थी। पहले सरिता विहार में, फिर अलकनंदा में, और अब कोई मकान मालिक सच बताने पर क्यों देगा इन्हें अपना फ्लैट? और जैसे ही पता चलता वे शादीशुदा नहीं है, लिव इन रिलेशन में है सिर्फ इनका, तो वे फ्लैट छोड़ने का नोटिस भेज देते और फिर नए सिरे से नए मकान की तलाश। पता तो चल ही जाना होता है एक ना एक दिन। न शादीशुदा की तरह लगते हैं, न इनके नाते रिश्तेदार मिलने जुलने आते हैं। कभी मिलने जुलने आते हैं इनके अपने अपने दोस्त, पति पत्नी के मित्र दोस्त सामान्य होते हैं, यहाँ नहीं। गोगी कभी अपने किसी मित्र की गाड़ी में आ जा रही है और वो किन्हीं दूसरी लड़कियों के साथ। कभी पत्नी अपने पति का किसी और औरत के साथ आना जाना बर्दाश्त कर सकती है, चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी और उदार क्यों ना हो। पर यहाँ तो लिव इन का मूल मंत्र ही यह है कि अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी बचाए रखो और एक दूसरे के साथ का आनंद उठाओ। तो लोगों को पता चलते देर ही कितनी लगती है। खैर, उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी, दुनिया जो चाहे कहती रहती उनकी बेटी के बारे में। लेकिन ये कैसी ज़िंदगी थी भला, जिसमें ना कोई बंधन था, ना कायदे, ना कोई सामाजिक सुरक्षा, ना कोई कानूनी जिम्मेदारी। कहीं बच्चा ठहर गया और ये उसका राइट मैन छोड़कर चला गया इसे, तो भला किसके सहारे पालेगी और बड़ा करेगी उसे? ठीक है, अब कानूनन बच्चे को माँ का नाम भी मिल गया है, पर जिस हीन ग्रंथि में पलकर बड़ा होगा वो आखिर क्या मान आदर करेगा ऐसी माँ का? गोगी के पास इसका भी जवाब था। किसी अदालत में कभी गई हैं आप? किसी क्राइम अगेंस्ट वेमेन सेल में जाकर देखा है आपने? देखिए जाकर, माँ कि कानून के बंधन में बंधे औरतें और मर्द
किस कदर छटपटाते हैं एक दूसरे से अलग होने के लिए। जीते जी मरने की त्रासदी भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिना सोचे समझे शादी के बंधनों में जकड़ा गया था, ऐसे साथियों के साथ जो उनके लिए उपयुक्त नहीं थे, जिनकी रुचियाँ, स्वभाव, विचार, ज़रूरतें और मानसिक स्तर उनसे मिलते ही नहीं थे, जो उनकी सेक्सुअलिटी से अनभिज्ञ थे, उनकी सेक्सुअल ज़रूरतों से अपरिचित थे। उनके पास इन सब के खिलाफ क्या जवाब होता। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार कर लिया था कि गोगी के फैसले को, उसके चुनाव को, लेकिन अपनी बात पर वे फिर भी अड़ी रही थी। जब इतने विवेक से किया था गोगी ने अपना चुनाव, तो ठीक ही होगा। फिर क्यों न इसे स्वामित्व का जामा पहना दिया जाए। उन्होंने तो अज्जी से भी अपने मन की बात कहने की ठान ली थी। वे ही जाकर लड़के से बात करेंगे कि वे दोनों शादी कर लें, धूमधाम से ना सही कोर्ट मैरिज ही कर लें। रही बात अंगूठी की, तो अब ऐसी शादी में अंगूठी का क्या काम। बेच आएंगे वे उसे किसी दिन, और उसी पैसे से गोगी को घर का कुछ सामान खरीद देंगे। शायद इसे ही कहते हैं प्रारब्ध। शायद उन्होंने ही सोचते सोचते देर लगा दी थी। बिन बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के एक दिन गोगी घर लौट आई, कपड़ों, किताबों, फ्रेम में जड़ी माता पिता की फोटोग्राफ समेत। सिर्फ ले जाए गए किचन के बर्तन और बिस्तर की चादरें ही नहीं लाई थी वापस। माँ, आई हैव ब्रोकन विद हिम। बदलने के कपड़े उठाकर बाथरूम में जाते हुए उसने कहा। वे अवाक। गोगी ने मुड़कर देखा। शायद उसे उनकी प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान था। सहज दिखने का अभिनय सा करती वो अपनी पूरी बात करने लगी। और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं। नो रिग्रेट्स माँ। तैयार होकर गोगी ने अपना पर्स और कार की चाबी उठाई। कार्ड से हुए उनके अवसन्न चेहरे पर उसने तिरछी नज़र डाली। उनकी ओर पीठ की कार स्टीरियो के लिए कैसेट चुनते हुए बोली, आई एम नॉट अनहैप्पी माँ, आप क्यों चिंता करती हैं। दरवाजे तक पहुंचकर वो वापस मुड़ी। शाम को देर से लौटूंगी, आप खाने पर इंतजार न करना। पानीपत के प्रोजेक्ट का टेंडर खुलना है आज दफ्तर में, शायद ज़्यादा ही देर हो जाए। उनकी नज़रें मिली। दोनों की आंखें भरी हुई थी। अभी छलकी कि अभी छलकी। गोगी तेजी से मुड़ी, बाहर निकली और बाहर से खींचकर दरवाज़ा बंद करते खट खट करती सीढ़ियाँ उतर गई। बार बार उफन आ रहे आंसुओं को दुपट्टे के छोर से समेटती वे सोच रही थी, क्या सचमुच गोगी अपने दिल और आंखों से बरबस बहते सैलाब को तर्जनी के पृष्ठभाग से पहुँच दफ्तर की फाइलों पर छिड़क सुखा सकेगी। उनको तो इसे भी अपनी किसी तिजोरी के जाने इतने सालों के लिए छिपा कर समो लेना था। तो ये थी आज की कहानी एंटीक, और कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।